हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सुंची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम आपको जो आपके सिलेबस 1 में दिया गया है भारतीय इतिहास, उसको पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। और हम लोग जो दूसरा टॉपिक आपको दूसरा सिलेबस दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसको कवर कर रहे हैं। उसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह आपके सिलेबस में दिया गया है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो आज हमको जो चर्चा करनी है वह विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पर चर्चा करना है। तो फ्रेंड, जो हम लोग कवर कर चुके हैं भारतीय इतिहास और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इससे पहले की जितनी भी क्लासें हैं उनको आप लोग देखने के लिए प्लेलिस्ट में विजिट करें। और हम इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर क्लास देखें और अपना सिलेबस एग्जैक्ट 100% इस यूट्यूब चैनल से कवर करें। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं और 100% आप लोग पहले ही प्रयास में पीटी कवर क्वालिफाई करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको जो पहला पॉइंट दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है कि कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला कानून तो वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप लोग इसे याद कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक न्यायाधीश तथा 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। अब हम चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया उसकी और क्या खास विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड, जो एक इसके मुख्य न्यायाधीश थे वह एलिजा इम्पे और जो इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे वह थे चैम्बर्स, लिमेस्टर तथा हाइड। तो आप लोग इनको भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिया गया है 1786 के अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग 1786 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। तो फ्रेंड्स, आपसे यह शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का पूछा जाता है कि यह किसके समय लागू हुआ। तो जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही लागू हुआ था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार के एक अधिकार को चाय एवं चीन के व्यापार के अतिरिक्त 1813 की चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसमें कहा गया कि अब जो कंपनी है वह चाय और चीन के साथ ही व्यापार करेगी और पूरे भारत पर उसका जो व्यापारिक एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की सर्वप्रथम बात कही गई थी। तो वह 1813 की चार्टर एक्ट में कही गई थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में फ्रेंड्स कहा जाता है कि कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही
करने थे तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो कंपनी का वाणिज्यिक अधिकार है वह 1833 से समाप्त कर दिया। अब कंपनी एक राजनीतिक कंपनी के रूप में विद्यमान थी। उसके बाद फ्रेंड्स और देखिएगा 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा फ्रेंड जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वह समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो आप लोग जो है इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यह पॉइंट भी 1833 के अधिनियम से आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिएगा। आप लोगों को दिया गया है 1858 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंपा गया। तो फ्रेंड्स यह पॉइंट जो है वह आपसे बार बार पेपरों में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है फ्रेंड, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स यह पॉइंट जो है आपसे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो वह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा ही प्राप्त की गई। लेकिन फ्रेंड्स जो यह अध्यादेश गवर्नर जनरल को जारी करने का जो है प्रस्ताव 1861 के चार्ट यानी इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा आया, उसकी अवधि अगर फ्रेंड्स पूछी जाए तो अध्यादेश की अधिकाधिक 6 माह तक ही लागू रहेगा। तो आप लोग इसको भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली की शुरुआत। तो फ्रेंड्स आप लोग विभागीय प्रणाली को इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि भारत में विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो वह लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। तो आप लोग लॉर्ड कैनिंग को याद रखिएगा विभागीय प्रणाली के लिए। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों के नियुक्त से उसका विस्तार किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को याद रखिएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे आप लोग शिद्दत से ईमानदारी पूर्वक क्लास को पढ़ते हुए चलिएगा और यहाँ से कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आप लोगों का पीटी पहले ही प्रयास में अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है वह भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा 1862 में की गई। तो यह पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर 1922 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। तो फ्रेंड्स यह पॉइंट आपसे पूछा जाता है। तो यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिससे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है इसी को भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है वर्ष 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो यूपीएससी आयोग है उसका गठन भारत में 1926 में किया गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। आगे आप लोगों को दिया गया है 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर इसे संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स अगर लोक सेवा आयोग की स्थापना पूछी जाए तो वह 1926 में हुई, लेकिन 1935 में उसका नाम बदलकर अब संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है वर्ष 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा
आयोग से स्वतंत्र परीक्षाएं आयोजित करने प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स जो इसकी स्वतंत्र परीक्षाएं हैं वह 1937 से प्रारंभ हुई मानी जाती हैं। उसके आगे फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग, जिसे FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो फ्रेंड्स UPSC जो नाम है वह 1950 में किया गया। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। फ्रेंड्स अगर पूछा जाए प्रांतों में द्वैध शासन तो वह 1919 में लागू हुआ, लेकिन अगर पूछा जाए केंद्र में द्वैध शासन तो वह 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला दिया गया है, आप लोग पॉइंट इंडिकेट कीजिएगा। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। तो आप लोगों से यह पेपर में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिएगा। आगे आपको दिया गया 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध है और बार बार पूछा जाता है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यह कथन किसके द्वारा और किसके लिए कहा गया है। तो वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1935 के अधिनियम के लिए कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आपको दिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया। तो फ्रेंड यह पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए इसकी कठोर आलोचना की है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञापत्र कहते हुए इसकी कठोर आलोचना की है। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है जिसमें हम लोगों ने देखा विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो फ्रेंड्स इससे आपके पेपर में इतने ही प्रश्न बन सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसके पूरे टॉपिक से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे और एक नंबर का 1 प्रश्न होगा। यानी हमको 5 नंबर के लिए जद्दोजहद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले टॉपिक से करना है, जो आपका दूसरा सिलेबस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आज की क्लास अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग फ्रेंड्स क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इससे पहले हमने जो आपका सिलेबस प्रथम था यानी फर्स्ट था भारतीय राष्ट्रीय यानी भारतीय इतिहास, उसको हम पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका दूसरा सिलेबस वह चल रहा है और इसमें भी बहुत सारी वीडियो जो है वह आपको दी जा चुकी हैं। बस इसके बाद जो है वह 1 या 2 वीडियो और आएंगी और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले की सभी वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करें और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर क्लास को देखें और अपना 100% सिलेबस कवर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।